नमस्कार, मैं हूं अजय। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की याचिका को खारिज करते हुए भी यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सरकार से 6 जुलाई को अपने पक्ष के साथ भर्ती चार्ट देने को कहा है, साथ ही 14 जुलाई तक जवाब देने को भी कहा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि 45 और 40% के आधार को क्यों बदला गया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि शिक्षा मित्रों को फिलहाल छेड़ा न जाए। इससे पहले हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की भर्ती प्रक्रिया को सही ठहराते हुए जल्द से जल्द भर्ती शुरू करने का आदेश दिया था। तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में शिक्षा मित्र पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। वहां इन्होंने इस भर्ती की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी। यह मामला इससे पहले हाईकोर्ट में था, जहां से फैसला आया था। सरकार ने जो आधार तय किए थे 40-45 को बदलकर 60-65, उसको मानते हुए रिजल्ट घोषित करने को कहा था। इसके खिलाफ गए थे शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि शिक्षा मित्र चाहते रहे हैं जो पुराना आधार रहा है 40 और 45 का कट ऑफ का, उसी को लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसको एंटरटेन नहीं किया, याचिका को खारिज कर दी, लेकिन सरकार से जरूर सवाल पूछ लिया कि क्यों बदला गया आधार, 40-45 को बदलकर 60-65 क्यों किया गया। सुशील पांडे हमारे संवाददाता दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या डिटेल है, आज क्या सुनवाई में बातें हुई, क्या भर्ती की प्रक्रिया पर इससे ब्रेक लगेगा या सिर्फ जवाब देना होगा सरकार को, प्रक्रिया चालू रहेगी? जी देखिए अजय, फिलहाल भर्ती प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार से कोई रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है, चूंकि शिक्षा मित्रों समेत कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, लेकिन जो फिलहाल शिक्षा मित्रों की तरफ से पहली याचिका दाखिल की गई थी उसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया। उन्होंने याचिका खारिज कर दी, लेकिन जब और जो एसोसिएशन के लोग हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह अपील की, तो उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले पर विचार किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जब सिंगल बेंच, अजय आपको याद होगा, जब 40 और 45 कटाफ रखा गया था तो फिलहाल वहां पर उसको बदला गया था, जिसके बाद डबल बेंच में चली गई थी यूपी सरकार। वहां पर फिर कटाफ जो लिस्ट है वो 60 और 65 किया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक बड़ा आंकड़ा है, जिसमें यह देखना होगा कि 40 और 45 का जो आंकड़ा उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा या बदला है वो किन आधार पर बदला है। लेकिन फिलहाल उन्होंने किसी भी प्रकार से भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी अहम आदेश जारी करने से मना कर दिया है, यानी कि यूपी सरकार को फिलहाल एक बड़ी राहत है। जो प्रक्रिया फिलहाल उत्तर प्रदेश में 59,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर चल रही है जय, वो फिलहाल चलती रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो 40 और 45 कट ऑफ लिस्ट पहले बनाया गया था वो किन आधार पर बदला गया है, जिसको फिलहाल 6 जुलाई तक देना है उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। लेकिन अजय, इसमें महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट की, चूंकि वर्चुअल कोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट अभी इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है, तो उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अभी इस पूरे मामले को वर्चुअल कोर्ट के आधार पर नहीं सुना जा सकता है, क्योंकि इसमें कई जो ऐसे पक्ष हैं जिनको सुनना जरूरी है। लिहाजा जब इस पूरे मामले में एक रेगुलर हियरिंग होगी, जब कोर्ट पुराने अपने आधार पर सुनवाई करेगा, उस दौरान इस याचिका को लगाया जाएगा, उस पर सुनवाई की जाएगी। लेकिन तब तक फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार को अपना वो पूरा आंकड़ा देना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत उत्तर प्रदेश सरकार को जरूर दी है। उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट के उस आदेश पर ना हम कोई रोक लगाने जा रहे हैं और ना ही हम उत्तर प्रदेश सरकार की जो कार्रवाई है उस पर कुछ समीक्षा करने वाले हैं। सरकार ने कैविएट दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में कि कहीं इस मामले के खिलाफ अगर कोई याचिका दाखिल होती है तो सरकार से जवाब लिया जाए कोई आदेश पारित करने से पहले, तो वही होता दिखाई दे रहा है। अब सरकार से जवाब जरूर मांगा गया है, लेकिन इस पर कोई रोक भी फिलहाल नहीं लगी है और 6 जुलाई को जब सुनवाई होगी तो सरकार अपने जवाब के साथ सामने होगी। धन्यवाद। और एक और बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 2 जवान जख्मी हो गए। सीआरपीएफ की टीम पर आतंकियों ने हमला बोला है। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला। लगातार पिछले दिनों में आतंकी हमले की गतिविधियां बढ़ी हैं। यही वो वक्त होता है, गर्मी का महीना, जब बर्फ पिघलने के बाद आतंकियों को पाकिस्तान भारत के भीतर भेजता है और लगातार
पाकिस्तान की ये कोशिश जारी है और वो होता दिख रहा है। आतंकी हमलों में इजाफा, पिछले कुछ दिनों में फिर से एक हमला। लगभग 2.5 महीने की बंदी के बाद अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। लखनऊ के हजरतगंज में भी दुकानें खुलने लगी हैं। आज सुबह हजरतगंज की तमाम दुकानें खुली नजर आई। कपड़ों से लेकर जरूरी सामान की दुकानें खुलती दिखी। लखनऊ से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए हमारे सहयोगी शबाब। लगभग 2.5 महीने की वीरानियों के बाद राजधानी लखनऊ अब एक बार फिर से मुस्कुराने लगी है। शहर में तमाम नियम कानूनों के बाद अब दुकानों को खुलने की अनुमति दी जा रही है। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में हम आपको ले आए हैं, जहां पर दुकानों को सैनिटाइज कराया जा रहा है और उसके बाद इन दुकानों को धीरे धीरे खोला जा रहा है। राजधानी लखनऊ का ये वही इलाका है जो गंजिंग के नाम से अपनी एक खास पहचान रखता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में तमाम तरह की दुकानें हैं। आप देख सकते हैं कि कपड़ों की दुकानों से लेकर के ज्वेलरी शोरूम तक और ज्वेलरी शोरूम से लेकर के तमाम खाने पीने की दुकानें जो हैं वो धीरे धीरे खुल रही हैं। दुकानदार भी दुकानों को पहले सैनिटाइज करा रहे हैं और उसके बाद इन दुकानों को खोला जा रहा है। और इसी तरीके से लखनऊ के अधिकतर इलाकों में अब दुकानों को खोला जा रहा है और दुकानदार जो हैं वो दुकानों में सैनिटाइजेशन कराने के बाद उन दुकानों को खोलने की जो कसरत है वो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक से बढ़कर एक शोरूम जो हैं वो धीरे धीरे खुलने लगे हैं और इन दुकानों को खोले जाने की अनुमति चूंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी गई थी और ये कहा गया था कि सारी चीज़ों को जो है वो बेहतर ढंग से नियम कानूनों के साथ जो है वो खोला जाए। दुकानदार हमारे साथ हैं। भाई साहब, 2.5 महीने के बाद अब जरूरत थी दुकानों को खुलने की। अरे साहब, जहाँ एक दिन दुकान नहीं बंद होती थी वहाँ 2.5 महीने दुकान बंद हो गई। कितनी तकलीफ की बात है हमारे साथ, हमारे स्टाफ के साथ। हर आदमी इसको जो है, जो मुसीबत आई है इसको सबको आदमी झेल रहा है। किसी तरीके 2.5 महीने निकल गए हैं। अब धीरे धीरे आज गवर्नमेंट की तरफ से स्वीकृति मिली है, जो दुकानें खुली हैं और सबको बड़ा आशा है कि उसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग आ जाएंगे जो पहले थे। तो सीधे तौर पर दुकानों को गाइडलाइन के साथ खोला गया है। आप देख सकते हैं कि दुकान को भी सैनिटाइज किया गया है। चूंकि कपड़ों की दुकानों में इस तरीके से बड़ी बड़ी दुकानें हैं राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में और यहाँ पर चूंकि बहुत बड़ा संख्या में जो यहाँ पर काम करने वाले कारीगर जो रहते हैं उनके साथ भी बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है। ये बताइए मैडम, लगभग 2.5 महीना दुकान बंद रही, बहुत सारा सामान भी आपका ऐसा होगा जब ओल्ड फैशन हो गया होगा, ये भी चीज़ों का फर्क पड़ेगा दुकानदारी खुलने में भी? सर, इन चीज़ों का फ़र्क नहीं इसलिए पड़ेगा बिकॉज होता क्या है, हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं ये टाइमलेस प्रोडक्ट्स है। आज एम्ब्रॉयडरी टाइमलेस है, चाहे वो चिकनकारी हो, चाहे वो कामदानी हो, चाहे वो आरी हो, जरदोजी हो, तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं होगा। दुकानों को अब खोले जाने की ज़रूरत लोगों को पेश आने लगी थी और जैसा कि लोग कह भी रहे हैं कि लगभग 2-2.5 महीने से जो है वो दुकानदारी बिल्कुल चौपट थी। राजधानी लखनऊ का हजरतगंज जो इलाका है वो शहर का दिल कहा जाता है, लिहाजा इन इलाकों में दुकानों का खुलना जो था वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। और तमाम तरीके की जो दुकानें हैं वो धीरे धीरे खुल रही हैं, फिर चाहे कपड़ों की दुकानें हों, मिठाई की दुकानें हों, तमाम ज़रूरी सामानों की दुकानें हों या फिर दूसरी चीज़ें हैं। धीरे धीरे दुकानों के खुलने के साथ ही लोगों की आवाजाही भी बढ़ेगी, लेकिन इन सब के बीच में शर्तें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ताकीद की गई हैं दुकानदारों पर। किसी भी तरीके की कमी होने पर उन पर जो है नियम विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है, उनका चालान काटा जा सकता है, उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए दुकानदारों पर भी बड़ी जिम्मा होगा कि वो नियम कानूनों के तहत दुकानों को खुलवाएं। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो लॉकडाउन कैसे खुल रहा है बाकी शहरों में भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनते हैं। After the suspension of flights on 25th March, one of the major initiatives of the ministry, Mission Lifeline Udan, which has now covered more than 5 lakh kilometers, 500,000 kilometers, and under Lifeline Udan, we have carried a cargo load of around 900 tons to various parts of the country. Now, 1 ton is quite a bit, but 900 tons, and if you see what we've carried, essentially covering COVID-19 related reagents, enzymes, medical equipment, testing kits, PPEs, masks, gloves, medicine, and other accessories, and cargo requisition by state and the governments of the Union Territory.
the Lifeline Udan flights have received excellent support from all the stakeholders, the state governments and the other stakeholders. Private scheduled operators have also operated cargo flights on a commercial basis. Similarly, on the request of various agencies, Air India has operated chartered flights to bring 1,444 tons of critical medical supplies from abroad, that is into India. Air India has also carried about 30 tons of critical medical cargo to foreign countries. Now, the point I want to stress under Lifeline Udan is it represents a very important segment of our activity post the lockdown being declared. Because the lockdown was effective, because it was taken early and in a timely manner, we can today say with a great deal of confidence that we have been able to escape the situation which other countries found themselves in. I mean, for a country of India's size, 1.35 billion people, we are testing what, 100,000 people a day? More than that. And the total number of fatalities is about 3,000 or so. Our recovery rate is doing very well. But you know, when you have a situation like this, what you really need to do is not to look at the total number of cases, but to look at the fatalities. And you have to manage those. Now, the fatalities today, the Indian figure is one of the lowest in the world. It is about 3% or so. And since I'm a member of the group of ministers dealing with this pandemic chaired by my senior colleague, Dr. Harshvardhan, I keep asking the question, Secretary Civil Aviation is also a member. I say, out of these 3% of fatalities, how many of them are cases where the patients had pre-existing medical conditions or comorbidities as it's called, and the figure is sometimes termed to be extremely high, 85% or so. So, all I'm saying is we have to keep our fingers crossed, but just as it was very important, absolutely essential to have a lockdown early and ensure that the pandemic didn't spread, it is, I think, also equally important at some stage that you have to open up. And I think it's in that spirit that all these decisions are being taken. You could argue, if you were to look at it only from a narrow sectarian point of view, that you should continue to be in a continued phase of lockdown. हरदीप पुरी केंद्रीय उड्डयन मंत्री साफ करते हुए कि 25 मई से हवाई सेवाएं बहाल हो जाएंगी। क्यों अब तक रोका गया? इस लॉकडाउन के दौरान कितने सामानों को यहां से वहां पहुंचाया गया समूचे देश में, देश से बाहर और बाहर से यहां तक लाए गए, जो आमतौर पर बीमारी से लड़ने के लिए चीजें थी, दवाइयां और तमाम उपकरण, और अब खोलना जरूरी हो चुका है इकॉनमी को, तो 25 मई से हवाई सेवाएं शुरू हो रही हैं। कुछ ही पलों में और खबरें। लॉकडाउन 4 के चौथे दिन वाराणसी में लेफ्ट राइट फॉर्मूले पर बाजार खोले गए। इस दौरान गुरुबाग बाजार की रौनक भी अरसे बाद लौटी। यहां हर हर महादेव के साथ नारे के साथ शंख, नगाड़े, डमरू भी बजते दिखाई दिए। साड़ी की दुकान इन ध्वनियों के साथ खोली गई। जनता कर्फ्यू से बंद पड़ी दुकानें जब गुरुवार को खोली गई तो विधिवत मंत्रोच्चार के साथ पूरे बाजार में शंख, नगाड़े, डमरू, थाली, मंजीरा बज उठे। ये नजारा और ये माहौल देखने लायक था। लॉकडाउन 4 में लेफ्ट राइट के फार्मूले के तहत बनारस में भी अब दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। इस वक्त हम गुरुबाग इलाके में हैं, जहां पर बड़ी संख्या में साड़ी की दुकानें हैं, सूट्स की दुकानें हैं, बड़ी मार्केट है। और कल जैसे सोमवती अमावस्या की भी तैयारियां हैं, तो अब ये मार्केट कैसे खुल रही है इसका अंदाज आपको तस्वीरों से हो जाएगा। कहते हैं कि काशी में कंकर 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 है और बिना शंख के, बिना डमरू के यहाँ कुछ नहीं होता। तो अब ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर दुकानें खोली जा रही हैं। दिखा दूंगा इस तरीके से आपको शंख के, डमरू की आवाज बनारस में बिना शिव के, बिना मां गंगा के और बिना धर्म के कुछ नहीं होता।
धर्म नगरी वाराणसी में लॉकडाउन 4 के तहत लेफ्ट राइट फार्मूले में कुछ इस अंदाज में जो है दुकानें खोली जा रही हैं। हम बात भी करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मैडम लॉकडाउन 4 में अब आप लोगों की दुकानें करीब 40 दिन बाद खुल रही हैं, तो कैसा लग रहा है? और ये जो तैयारी है, कहते हैं कि बिना पूजा के आप लोगों ने, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है लॉकडाउन 4 में खुलने के बाद, क्योंकि 40 दिन तक बंद थी दुकानें, तो हम लोगों को बहुत ही सूनापन महसूस हो रहा था। पर हम लोगों की दिली इच्छा ये कि ये महामारी जो देश में फैली हुई है, इससे बचाव के लिए हम लोगों ने आज स्पेशल पूजा करके अपनी दुकानों को खोला है। तो यह है कि भगवान शिव ने हम लोग को बचा के रखा, ये हमारी बहुत भगवान से विनती है कि आगे भी ऐसे ही हम लोग को आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। ओम देव शांति रक्षन्तु शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोग दया शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति 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 सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति। जो यहाँ पे आचार्य हैं उन्होंने कहा है कि शांति मंत्र पड़ा है और कुछ इस तरीके से अब देखिए दुकानों पर रौनक लौट रही है, क्योंकि कल जो है ना अब लोग भी आ रहे हैं। हम उन ग्राहक से भी बात कर लें कि कितने दिनों बाद दुकान खुली, कैसा लग रहा है? क्योंकि अब तो सोमवती अमावस्या का त्यौहार भी है, तो बहुत अच्छा लगा। लॉकडाउन जाल में कुछ इस तरीके से दुकान खुलनी चाहिए ताकि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या लेने आई हैं? साड़ी लेने आए हैं। बिल्कुल। तो अब साड़ी कहते हैं बनारसी साड़ी, जिसकी पूरी दुनिया में जो विख्यात है, और कहते हैं कि आज भी हर औरत का श्रृंगार तब पूरा होता है जब बनारसी साड़ी उस पर जचती है। तो आप बनारसी पहचान बनारसी साड़ी की दुकानें भी खुल गई हैं और लोग पहुंचने भी लगे हैं। और अब पूरी काशी को सिर्फ यही उम्मीद है, यही शिव से प्रार्थना है कि काशी बची रहे, पूरी दुनिया बची रहे और जल्द से जल्द कोरोना का खात्मा हो सके। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। जी हाँ, तो वाराणसी में भी दुकानें खुली, कुछ अपने बनारसी अंदाज में। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश के 32,000 समूहों को 218 करोड़ की राशि उनके खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर किया। स्वयं सहायता समूह के लोगों से उन्होंने बात भी की और उनका हौसला बढ़ाया। सीएम ने इसके लिए श्रमिकों को 611 करोड़ और पेंशन के लिए 400 करोड़ से ज्यादा पैसे उनके खातों में भेजे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आज भी उन्होंने 31,938 समूहों को 218 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किया। वो रिवॉल्विंग फंड और निवेश निधि का पैसा उनके खातों में भेजा गया। इसके साथ ही उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से भी बातचीत किया। जो ग्राम विकास विभाग की तरफ से, NRLM की तरफ से पूरा कार्यक्रम किया गया था। मुख्यमंत्री आवास पर ये पूरा कार्यक्रम किया गया। इसके पहले भी आपने देखा था कि जो श्रमिकों को जो भेजा गया था पैसा 611 करोड़ भेजा गया था। उसके पहले 400 करोड़ रुपये भेजा गया था। जो पेंशन है निराश्रित लोगों को, विकलांगों को, दिव्यांगों को, उनको भेजा गया था। और उसके बाद अब स्वयं सहायता समूहों को निवेश निधि और इसके साथ ही रिवॉल्विंग फंड का 218 करोड़ रुपए आज मुख्यमंत्री ने उनके खातों में ऑनलाइन भेजा है। यानी प्रोत्साहन लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है कि संकट के दौर में जो लोग भी काम कर रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और लगातार इसीलिए मुख्यमंत्री, अब चाहे टीम 11 की बात हो, चाहे मंत्रियों की बैठक की बात हो, लगातार उत्तर प्रदेश की आर्थिक गतिविधि आगे बढ़ती रहे, किसी को कोई समस्या ना हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शरद के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। मेरठ में आज कंप्लीट लॉकडाउन है। इसके चलते केवल दूध और दवा की दुकानें ही यहां पर खुली। मेरठ रेड जोन में शामिल है। अभी तक 349 कोरोना वायरस संक्रमित मामले यहां पर आ चुके हैं। 21 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अच्छी खबर एक ये है कि 175 लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्ति भी मिल चुकी है। मेरठ से ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हमारे सहयोगी निखिल अग्रवाल। मेरठ में आज एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन है। हम खड़े इस समय मेरठ के बेगमपुर चौराहे पे, जहां सन्नाटा पसरा हुआ है। मैं आपको दिखा सकता हूं, यहां पुलिस ने बैरिकेडिंग से सड़क बंद कर रखी है ताकि लोग आ जा ना सके। मेरठ रेड जोन में शामिल है। मेरठ में अब तक कोरोना वायरस के करीब 349 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई और 175 के आसपास लोग ठीक हो चुके हैं। लेकिन मेरठ अभी भी स्थिति गंभीर है। यहाँ पीएससी के जवानों पर लगातार संकट मंडरा रहा है। कल भी 3 पीएससी के जवान संक्रमित पाए गए हैं, जिसके चलते जो फोर्स है उसका मनोबल डाउन है, क्योंकि वही लोग हैं जो चौराहों पर खड़े होकर ड्यूटी कर रहे हैं, जो लोगों को रोक रहे हैं, लेकिन इन्हीं लोगों में संक्रमण भी पाया जा रहा है। तो ऐसे में बड़ी जरूरत है सावधानी से ड्यूटी करने की। मैं आपको दिखा सकता हूं बाजार की तस्वीरें। ये मेरठ का मुख्य बाजार है, इसे आबुलेन बाजार कहा जाता है। आप देख सकते हैं लॉकडाउन है
आज संपूर्ण लॉकडाउन भी है और ऐसे में बाजार पूरी तरह से बंद है। सभी दुकानों के शटर बंद हैं। पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर रखी है ताकि कोई भी आवाजाही यहाँ ना हो सके। इसके अलावा मैं आपको सड़कों की भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। दूर तक सन्नाटा पसरा है। करीब 1 या 2 ही व्हीकल यहाँ आ जा रहे हैं। इनको कुछ जरूरी काम भी हो सकता है, कुछ मेडिकल डॉक्टर्स भी हैं और फोर्स के भी लोग हैं जो आ जा रहे हैं, लेकिन लोग भी अब इसका सख्ती से पालन कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि कोरोना की चेन तब तक नहीं टूटेगी जब तक लोग इसके लिए जागरूक नहीं होंगे। और प्रशासन ने जो लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन के चलते कुछ छूट देने की कवायद की थी, लेकिन मेरठ के शहरी क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। ऐसे में शहरी क्षेत्र में कोई छूट नहीं दी जाएगी। कुछ उद्योगों को जो जरूरी सामान बनाने के उद्योग है उनको छूट जरूर दी गई है, लेकिन इसके अलावा किसी भी तरह की कोई छूट मेरठ में नहीं दी गई है। इसके अलावा कोरोना की चेन तोड़ने के लिए हफ्ते में 2 दिन संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। सोमवार और गुरुवार जो कि आज है, आज संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा ताकि कोरोना से मुक्ति पाई जा सके। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। नोएडा के सेक्टर 18 अट्टा मार्केट में आज से दुकानें खोल दी गई। डीएम के आदेश के बाद यहां पर दुकानें खुली हैं। दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकती हैं। ये दुकानें ऑड इवन फॉर्मूले पर खुलेंगी। सभी दुकानें एक साथ नहीं खुलेंगी। तो आप देख सकते हैं जो दुकानें खुली हैं ऑड इवन के फॉर्मूले पर नोएडा के सेक्टर 18 मार्केट अट्टा बाजार। इस समय मैं अट्टा मार्केट में हूं और मैं बताना चाहूंगा कि अट्टा मार्केट में दुकानें अब खुलने लगी हैं। देखा जाए तो लॉकडाउन 4 में जो है इस तरह की सुविधा दी गई है कि अब जो है दुकानें खुलेंगी, लेकिन ऑड और इवन को के हिसाब से जो है दुकानें खुलेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए दुकानें खुलेंगी। अगर देखा जाए तो बुधवार को रात में जिला अधिकारी जनपद गौतम बुद्ध नगर और व्यापारी वर्ग के साथ एक बैठक हुई थी। बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि दुकानें खुलेंगी, जिसके बाद अब ये दुकानें खुलने लगी हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि कोरोना महामारी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। और आप देख सकते हैं कि लोग दुकानें खुली हैं, शोरूम खुले हैं, साफ सफाई शुरू हो गया है, क्योंकि काफ़ी समय से दुकानें बंद हैं, जिसके वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कत भी हो रही थी। जो ग्राहक आते हैं वो शाम को ही अट्टा मार्केट में ज़्यादा आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दुकानें खुलने लगी। काफ़ी समय से दुकानें बंद थी। साथ ही मैं पटरी के उस पार दिखाऊंगा, मैं दिखाना चाहूँगा कि उस तरफ आप देख सकते हैं कि उधर जो दुकानें हैं, उधर जो है खास करके रेडी पटरी वाले ज़्यादा सड़क पर जो है दुकानें लगाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखना होगा। इस तरह की व्यवस्था की गई है। साथ ही सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, उसके बाद बंद हो जाएंगी और पूरी तरह से जो है ये दुकानें पहले जैसी जो बंद हो जाती थी 7 बजे के बाद इनको बंद कर दिया जाएगा। 7 बजे के बाद दुकानों को खोले जाने का परमिशन नहीं दिया गया है। कैमरा पर्सन नरेश सैनी के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 नोएडा। तो कोरोना की बंदी के बाद अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है, लेकिन याद रखिए कि एहतियात में कोई कमी अभी नहीं ला सकते, वरना कोरोना का विस्फोट भी हो सकता है। जारी है यहां खबरों का सिलसिला।